अध्ययन करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक एवं आर्थिक कारण, सोशल एंड इकोनॉमिकल जो काउजेज हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें इसको हम दो पार्ट में समझेंगे। पहले फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण और उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण, इनको हम थोड़ा सा देखेंगे कैसे कौन कौन से कारण थे फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक और आर्थिक। तो पहले लेते हैं ए करके फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण। तो इसमें पहला कारण है असमानता। तो फ्रांसीसी क्रांति में जो बेसिक कारण है सामाजिक कारणों में, उनमें पहला कारण है असमानता। असमानता का मतलब हो गया कि वहां पर आर्थिक रूप से भी असमानता है, सामाजिक रूप से भी असमानता है और राजनीतिक रूप से भी असमानता है। असमानता लगातार बढ़ती जा रही है और असमानता को खत्म करने के जो साधन है, जो सोशल मोबिलिटी है, वहां पर नहीं है। सोशल मोबिलिटी के जो चांस हैं वो बहुत कम कर दिए गए हैं, ताकि जो लोग गरीब हैं वो गरीब ही बने रहें और जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर होते चले जाएं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि असमानता पाई जा रही है समाज के अंदर बहुत ज्यादा, और जो निम्न वर्ग है वो बहुत ज्यादा गरीब होता जा रहा है। उसके पास खाने के लिए नहीं है, अच्छे से पहनने के लिए नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। तो ऐसी पोजीशन उसकी कर दी गई है और उच्च वर्ग लगातार जो हाई क्लास वाले लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब जो वर्ग है वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। इस प्रकार की कंडीशंस हमें फ्रांसीसी जो सोसाइटी है वहां पर दिख रही हैं। तो असमानता लगातार बढ़ती जा रही है और असमानता को कम करने के जो तरीके हैं उनको एक तरह से खत्म कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है। तो असमानता के शिकार हो गए हैं लोग बहुत ज्यादा, तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है लोगों को। दूसरी बात है शोषण। सामाजिक कारण में दूसरा है शोषण, यानी कि लोगों का शोषण बहुत ज्यादा किया जा रहा है और उनको जो गरीब लोग हैं उनको अमीर द्वारा, जो अमीर लोगों के द्वारा और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा बहुत ज्यादा उनका शोषण किया जा रहा है और हर तरह से शोषण को बढ़ाया जा रहा है और गरीब लोगों को किसी भी प्रकार से राहत नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर ज्यादा लगातार शोषण बढ़ता जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो टैक्स वसूलने के जो तरीके हैं वो बहुत गलत तरीके से टैक्स वसूल करते हैं, मारपीट होती है, वहां पर अलग अलग तरह से उनको परेशान किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा शोषण है। पादरी जो वर्ग है उनके द्वारा भी यहाँ पर शोषण है, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी शोषण है, किसान भी शोषण के शिकार हैं और जो शिल्पी वर्ग है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं वो भी इसमें शोषण का शिकार हैं। तो शोषण के जो आम आदमी है वहां पर फ्रांसीसी समाज में वो बहुत ज्यादा शोषण का शिकार है। तो इसको ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशंस वहां पे हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है पादरी वर्ग की विलासिता। जो चर्च होते हैं, चर्च में जो हेड होते हैं उनको पादरी बोलते हैं। तो पादरी जो लोग हैं वहां पर क्या है कि फ्रांस की जो 20% कृषि भूमि है लगभग, उस पे चर्च का अधिकार है। तो पादरी लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और वो भूमि से भी आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी जो फ्रांस की जो भूमि है, कृषि भूमि है, जो लैंड है वो उनके अंतर्गत आ रही है, उससे उनको बहुत पैसा मिल रहा है। वो धार्मिक टैक्स भी मिलता है उनको और बहुत सारा पैसा वो अलग अलग लोगों से नजर आना के तौर पे या लोग अपनी खुशी से देते, तो बहुत सारा पैसा वहां पर आ गया है, आता है। लेकिन वो पैसा जन कल्याण के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करने के बजाय पब्लिक वेलफेयर में यूज होना चाहिए वो पैसा, लेकिन पादरी जो लोग हैं वो पब्लिक वेलफेयर में यूज करने के बजाय उसको अपने लिए यूज करते हैं। और अपने लिए यूज करने में यानी कि वो विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यानी कि अपने ऐश आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। और पादरी वर्ग में भ्रष्टाचार भी आम हो गया है, उनका नैतिक पतन भी हो गया है, नैतिक मूल्यों को उन्होंने छोड़ दिया है और धर्म के स्थान पर वो एक तरह से धर्म का पोषण नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी विलासिता पर टोटल खर्च कर रहे हैं। तो पादरी लोगों से लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो जो पैसा है वो जन कल्याण के कार्यों के लिए खर्च किया जाना चाहिए था, लेकिन वो अपने विलासितापूर्ण जीवन के लिए उसको खर्च कर रहे हैं। तो इस पोजीशन में क्या हो गया है, और अंधविश्वास और पाखंडों को पादरी लोग फैला रहे हैं, यानी कि चर्च जो है अंधविश्वास और पाखंडों का केंद्र बनते चले जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में लोगों का जो है रोष बढ़ता जा रहा है और लोग पादरी लोगों को और चर्च को अच्छी निगाह से नहीं देख रहे हैं अभी, क्योंकि वो उन लोगों के भले के लिए काम करने के लिए उनके पास पैसा आता है कि वो लोगों का कल्याण के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो सारा जो पैसा है वो अपने ऊपर भोग विलास में खर्च कर रहे हैं, उनका नैतिक पतन भी हो गया है। ऐसी कंडीशन में लोगों के अंदर एक प्रकार का बहुत ज्यादा रोष उत्पन्न हो गया है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो सोशल काउजेस हैं उनमें समाज में विचार क्रांति। फ्रांसीसी समाज में कुछ ऐसे विचारक हैं जैसे मॉन्टेस्क्यू, रूसो,
इसमें और भी कई सारे हैं इसमें, जैसे वॉल्टेयर। तो उन्होंने एक विचार क्रांति उत्पन्न की। विचार क्रांति का मतलब है उन्होंने बताया कि फ्रांसीसी समाज में या फ्रांसीसी राज्य में, देश में प्रॉब्लम्स क्यों हैं और इन प्रॉब्लम्स का कारण क्या है और इनका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। उन्होंने जनता को बताया कि कैसे हम इन चीजों से हम कैसे निकल सकते हैं, कैसे हम फ्रांसीसी समाज को निकाल सकते हैं, और ये हमारे लिए जरूरी है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए भी हमें इन बंधनों को और इन प्रॉब्लम्स को तोड़ना होगा, तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और अपने जो ये मुश्किल हैं, हमारा शोषण है, असमानता है, जो परेशानियां हैं, इनको हम खत्म कर सकते हैं। तो उन्होंने वहां पर एक वैचारिक क्रांति की ताकि लोगों को के अंदर जागृति आए, लोग जागरूक हों, अवेयर हों इसके बारे में और वो इससे बच सकें। तो एक प्रकार की वैचारिक क्रांति, इसको हम अलग टॉपिक में बताएंगे कि इसमें एक अलग क्वेश्चन बनता है कि फ्रांसीसी क्रांति के वैचारिक कारणों का उल्लेख कीजिए, उसमें डिटेल में उसमें बताएंगे। यहाँ पर इतना ही बता देना है इस क्वेश्चन में कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इसमें मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो जैसे प्रमुख बुद्धिजीवी हैं, विचारक हैं, तो उन्होंने एक प्रकार का जागरण उत्पन्न कर दिया पूरे समाज में, जिससे लोगों के अंदर ये चेतना आई, ये जागरूकता आई, अवेयरनेस आई कि उनकी जो कंडीशंस खराब हैं वो राजाओं, प्रशासनिक अधिकारियों, पादरियों के गलत कार्यों की वजह से हैं, उनकी अयोग्यता की वजह से हैं और उनके गलत प्रशासन की वजह से हैं। जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा नहीं है, उसमें सुधार अगर कर दिया जाए तभी हम हमारे ये जो कष्ट हैं, जो मुश्किलें हैं, इनसे हमें मुक्ति मिल सकती है। तो उनके अंदर ये अवेयरनेस आई, तो एक प्रकार की विचार क्रांति उत्पन्न हुई, जिससे लोगों को लगा कि अगर हम इन सब चीजों को खत्म करेंगे तभी हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ से ये एक प्रकार से क्रांति के लिए लोगों ने तैयार होना शुरू किया और क्रांति की पृष्ठभूमि का निर्माण होना शुरू हुआ। अब हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण। इसमें पहला जो कारण है करों की दोषपूर्ण व्यवस्था। जो टैक्स हैं फ्रांसीसी समाज में, फ्रांसीसी जो देश है, फ्रांस देश में जो टैक्स की जो सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। उसमें क्या है कि जो लोग गरीब हैं, जो आम आदमी हैं, उनके ऊपर सारा टैक्स का लोड डाल दिया गया है, और जो अमीर लोग हैं, उच्च वर्ग है, जो हाई क्लास के लोग हैं, जिनके पास पैसा है, संपत्ति है, आमदनी है, उनके ऊपर टैक्स का बोझ बहुत कम है, उनके ऊपर बहुत कम टैक्स लगाए गए हैं, लगभग ना के बराबर। और जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स का लोड डाल दिया गया है, और अमीर लोग जो है वो टैक्स अदा करने से बच जाते थे। जो उनके ऊपर थोड़ा बहुत टैक्स लगाया भी गया था उसको भी वो अदा नहीं करते थे, और गरीब लोगों को अलग अलग तरह से टैक्स देने पड़ते थे। उनके ऊपर टैक्स का इतना ज्यादा बोझ था कि वो उनको देने की स्थिति में नहीं थे। और एक प्रकार से जो गरीब वर्ग के जनसाधारण थे, जो आम आदमी थे, वो टैक्स के बोझ से चरमरा गए थे, यानी कि उनका बिल्कुल ही सिस्टम खराब हो गया था, और उनको अलग अलग तरह के नजराने, टोल टैक्स भी देने पड़ते थे। उनको कहीं पर जाएंगे आप, उनको जो है जैसे पुल बन रहा है, सड़कें हैं, उनमें उनको मजदूरी भी करनी पड़ेगी जो फ्री होती थी, उसमें उनको कोई पैसा नहीं मिलता था। इसके अलावा जो है वहां पर उनको टैक्स भी देना पड़ता था सड़कों के इस्तेमाल के लिए, और जो पुल के इस्तेमाल के लिए टैक्स भी देना पड़ता था। धार्मिक जो टैक्स है, रिलीजियस टैक्स भी देना पड़ता था उनको। तो बहुत सारे करों का बोझ उनके ऊपर डाल दिया गया था और अमीर वर्ग को लगभग उससे मुक्त रखा गया था। तो इस प्रकार की व्यवस्था में आमदनी कैसे आती? तो करों की जो दोषपूर्ण व्यवस्था थी, इससे जो आर्थिक स्थिति थी फ्रांस की, वो बहुत ज्यादा खराब हो गई। दूसरा पॉइंट, फ्रांस के व्यापार और वाणिज्य में, ट्रेड और कॉमर्स में पतन की स्थिति। तो ये जो डिक्लाइन की पोजीशन है ट्रेड और टैक्स में, ट्रेड में और कॉमर्स में डिक्लाइन की पोजीशन है। यहां पर क्या है, पतन की स्थिति क्यों है? क्योंकि वहां पर प्रगतिशील तत्वों का अभाव है, मॉडर्निटी का अभाव है, कमी है। वहां पर एक ऐसा अप्रोच है जो मतलब जो आगे बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि समाज को वहीं पर रोक कर रखने वाला है। इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। व्यापारिक जो रूल्स हैं, जो ट्रेड के रूल्स हैं, वो अलग अलग हैं, अलग अलग जगहों पे। उनमें भी एक रूपता नहीं है, वो एक जैसे नहीं है। उनमें अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के रूल्स हैं, अलग अलग तरह के माप तोल के सिस्टम हैं, जो तोलने के जो सिस्टम है, माप तोल के सिस्टम है, वो भी अलग अलग हैं। बहुत ज्यादा भिन्नता है उनमें भी। करेंसी भी अलग अलग है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की करेंसी है। व्यापारी जो है वो दूसरी तरह की करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो अब दूसरी तरह की करेंसी लेना चाहते हैं। इस प्रकार के अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का चुंगी और टोल टैक्स देना पड़ता है व्यापारियों को। तो व्यापार में बड़ी रुकावटें हैं फ्रांस के अंदर भी। तो इस प्रकार की रुकावटों ने जो है, जब व्यापार में रुकावट होगी तो देश की आर्थिक स्थिति खराब होगी। इसके अलावा वहां पर एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया जो बड़े
पूंजीपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया ताकि सिर्फ वही ग्रो कर सकें और जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो छोटे पूंजीपति हैं या फिर शिल्पी वर्ग है या फिर जो श्रमिक हैं वो आगे ना बढ़ सकें। व्यापार में गतिशीलता के तत्वों का भी अभाव है, वहां पे जो है इकोनॉमिकल मोबिलिटी भी नहीं है। अगर एक आदमी कोई व्यापार कर रहा है तो उसको दूसरा व्यापार करना आसान नहीं है, उसको दूसरा व्यापार करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस हैं उनसे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो निश्चित रूप से ही खराब होती है। अगर आज भी हम कहीं पे अप्लाई कर दें तो जाहिर सी बात है कि देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। तो वहां फ्रांस में भी ऐसा ही हुआ, इस प्रकार के जो रूल्स थे, इस प्रकार की जो व्यवस्था थी, उसने पूरी आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद युद्ध के बढ़ते खर्च। फ्रांस के जो राजा थे उनके वो युद्धों में उन्होंने बहुत ज्यादा भाग लिया। जैसे जो लुई 14वें थे, तो लुई 14वें की युद्ध प्रियता ने राजकोष को बिल्कुल खाली कर दिया। लुई 15वें के समय में ये वहां के शासकों के नाम है, उनमें लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां इस तरह से होते थे। तो जो लुई 15वां है, उन्होंने जब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने जो फ्रीडम मूवमेंट था वहां पर, उसमें ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध लड़ा और अमेरिका की स्वतंत्रता में मुख्य भूमिका निभाई। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल पे तो अच्छा काम था, लेकिन इसने फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति खराब थी, वहां का जो राजकोष था, उसको बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई और आर्थिक स्थिति फ्रांस की और ज्यादा खराब होती चली गई। इसके बाद राजाओं के खर्चों में अत्यधिक वृद्धि। एक तरफ तो फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति वो खराब है। अब फ्रांस की आर्थिक स्थिति जब खराब है तो वहां पर हमें कुछ सुधार करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ थोड़ा बचत करनी होगी, लेकिन बचत नहीं की जा रही है, बल्कि राजाओं के जो खर्चे हैं वो लगातार बढ़ते चले गए और राजाओं ने भोग विलास में और ऐशो आराम में बहुत ज्यादा खर्च किया और बहुत ज्यादा संसाधनों को लुटाया। प्रशासनिक खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। उच्च वर्ग जो था उसने बहुत ज्यादा खर्च किया, सरकारी धन का अपव्यय किया और सरकारी धन को उन्होंने एक तरह से भोग विलास में प्रयोग किया, यूज किया। तो इस प्रकार की कंडीशन से आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। प्रशासनिक जो खर्चे थे, राजाओं के जो खर्चे थे, उनको कंट्रोल नहीं किया गया, जबकि यहाँ पर उनको कंट्रोल करने की जरूरत थी। और जो खर्चे अच्छे वाले थे, जिनसे कुछ प्रोडक्शन होता, उस तरह के खर्चों को बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन वहां पर उन खर्चों को बढ़ाने के बजाय जो ऐसे खर्चे थे जिनका कोई यूज नहीं था, जो एडमिनिस्ट्रेशन टाइप में थे या फिर जिनका कोई प्रोडक्शन सामने नहीं आ रहा था, इस प्रकार के खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। राष्ट्रीय ऋणों में भारी वृद्धि। इस प्रकार की जो कंडीशंस थी तो उससे राष्ट्रीय जो ऋण थे फ्रांस के वो लगातार बढ़ते चले गए, बहुत तेजी के साथ उनमें वृद्धि हुई। तो जब राष्ट्रीय ऋणों के बढ़े तो उससे भी एक प्रकार का असंतोष उत्पन्न हुआ कि देश जो है कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है और ऐसी कंडीशंस में जो आम जनता जो है गरीब है, देश जो है वो कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है, जनता की स्थिति भी सुधर नहीं रही है, करों के सिस्टम भी नहीं सुधर रहा है, ट्रेड का सिस्टम भी नहीं सुधर रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में जो है जनता के अंदर जो है बहुत ज्यादा जो है रोष उत्पन्न होता चला गया। आर्थिक सुधारों की असफलता। लुई 16वां जो था वहां का शासक, वो चाहता था कि कुछ आर्थिक सुधार लागू किए जाएं, जो गरीब हैं उन पे भी टैक्स हो, अमीरों पे भी टैक्स हो, कुछ अल्पव्यय भी थोड़ा सा जो है बचत भी की जाए, जो ट्रेड है उसमें भी सुधार किया जाए, सामंतवादी व्यवस्था में भी सुधार किया जाए, सामंतों पे भी टैक्स लगाया जाए। इस प्रकार का वो सुधार चाहता था। उसने कई योग्य लोगों को नियुक्त भी किया, जैसे तुर्गो और नेकर, उनको उसने नियुक्त किया, जो काफी योग्य थे, उनके अंदर क्वालिटी थी कि वो सुधार कर सकते थे। उन्होंने अपने उनकी सुधार योजनाओं को प्रस्तुत भी किया, लेकिन रानी के प्रभाव के कारण, उच्च वर्ग के प्रभाव के कारण और सामंतों के प्रभाव के कारण लुई 16वें ने किसी भी सुधार को ढंग से पूर्णतः उचित रूप से लागू नहीं किया, इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाया। वो उल्टे उसने उन लोगों को, जैसे तुर्गो और नेकर को पदच्युत कर दिया, उनको हटा दिया उनकी पोस्ट से, और वहां पर जो है फिर ऐसे चाटुकार लोग जो उनकी तारीफ करते थे और कहते सब कुछ सही है, ऐसे लोगों को ही फिर से नियुक्त कर दिया। और जो आर्थिक सुधार योजनाएं थी उनकी, जिससे फ्रांस जो है आर्थिक जो प्रॉब्लम में घिर गया था, आर्थिक जो प्रॉब्लम्स थी, उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके ही इस संकट से बचा जा सकता था। तो वो सारी योजनाएं जो थी वो असफल हो गई, तो आर्थिक सुधार असफल हो गए। तो इस प्रकार एक ऐसी कंडीशंस बन गई जिनमें समाज में असमानता है, समाज में शोषण है, समाज में गरीब लोगों के ऊपर सारा टैक्स का बोझ है, और राजा जो है वो ऐशो आराम पे अपने ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं हो रहा है,
कोई ऐसे काम नहीं हो रहे जिनसे देश की स्थिति अच्छी हो, गरीबी व्याप्त है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, दो टाइम की रोटी भी लोगों को मुश्किल से मिल पा रही है, और दूसरी तरफ राजा जो है अपने ऐशो आराम में, खर्चों में बढ़ोतरी करता जा रहा है, और उसमें लगातार कोई कमी कटौती नहीं हो रही है, लगातार अलग अलग प्रकार से युद्धों में हिस्सेदारी की जा रही है। तो एक प्रकार से जनता के बारे में किसी प्रकार का भी, जनता के कल्याण, पब्लिक वेलफेयर के बारे में कोई भी दूरदृष्टि नहीं है, किसी भी प्रकार की योजना नहीं है, और सब कुछ इस तरह से चल रहा है, तो लोगों के कष्टों में अत्यधिक वृद्धि हो गई, और लोग जो हैं इस जीवन से मुक्त होने के लिए, इस जीवन की प्रॉब्लम से मुक्त होने के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर हो गए, और ऐसे में उनको राह दिखाई जो वहां के बुद्धिजीवी लोग थे, जो विचारक लोग थे, जिनमें मॉन्टेस्क्यू, रूसो और वॉल्टेयर का नाम मुख्यतः लिया जाता है, और कुछ आर्थिक सुधार भी हैं, जैसे दिदरो है, दालाबेर है, उन्होंने भी इसमें योगदान दिया है। तो उन लोगों ने एक राह दिखाई लोगों को कि ये जो, अगर हम इस सिस्टम को बदल देंगे, ये सिस्टम जब हम बदल देंगे तभी हम इन कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। तो लोगों को लगा कि हमें ये करना होगा, और लोगों में धीरे धीरे जागृति आई, और लोगों ने एकजुट होना शुरू कर दिया, और आखिरकार एक बड़ी क्रांति हुई, जिसको फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसमें राज व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और एक नया सिस्टम लागू करने का प्रयास किया गया। वो हम आपको दूसरी वीडियो में सुबह बताएंगे, फिर उसमें कैसे कैसे आगे घटनाक्रम हुआ है। तो इसमें हम सिर्फ 2 ही पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया है, फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक और आर्थिक कारण, सोशल एंड इकोनॉमिकल काउजेस जो थे रीजंस से, उनके ऊपर हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और ये सब मैंने थोड़ा सा पहले से लिख दिया है, हल्का सा इसकी हेडलाइंस, ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकें, और अपना जो आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे उसको आप इन हेडिंग्स के तहत लिख सकते हैं, ताकि एक अच्छा बन सके। और मैंने अच्छे से समझा दिया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और आपको ये अच्छे से, आप इसको समझ गए होंगे, और आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आपको पसंद आई होगी लाइक करेंगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, और आगे मुझे बताएंगे कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहेंगे। तो आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।